मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां पर जिलों के प्रभारी मंत्री बैठक में शामिल होते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम ने हर ग्रुप से अलग अलग क्षेत्र का हालचाल भी जाना है कि कहीं किसी तरह की किसी भी विभाग में किसी भी क्षेत्र में कोई परेशानी कोई समस्या तो नहीं। इस बीच बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर भी विशेष तौर पर मंथन किया गया। एक सीट पर 3 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी का ही चयन होगा। ये सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज इस बैठक के जरिए दिया है। सिफारिश करने वाले प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों पर जातिगत समीकरण पर चर्चा की गई है। बैठक में विपक्षी दलों के प्रत्याशियों पर भी विशेष फोकस हुआ। मंत्रियों को हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश भी दिए गए हैं और अपने प्रभारी क्षेत्र में 2 दिन का रात्रि विश्राम देने का निर्देश सीएम के जरिए दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चल रही उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक जो है खत्म हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको लेकर बड़े स्तर पर इस पर चर्चा की गई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर, विकास योजनाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं, तो उसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही साथ उपचुनावों को लेकर बड़े स्तर पर इस बैठक में चर्चा की गई और उन मंत्रियों को साफ तौर पर इस बैठक में अलग से बुलाया गया था, जिन मंत्रियों को पूरी तरीके से अलग अलग जिलों का जो प्रभार दिया गया था, अलग अलग जिलों में जो जिम्मेदारी दी गई थी, जहां जहां पर उपचुनाव होने हैं, उन सभी जगहों का पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और साफ तौर पर बताया है कि कई ऐसी सीटें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी नहीं जीत पाई थी, उस पर भी इस बार कमल खिलाए जाने का काम साफ तौर पर करना है, जिसके लिए जनता के बीच में जाकर बड़े स्तर पर जो विकास योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से बताना होगा और साथ ही साथ बड़े स्तर पर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना होगा। और जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान बदले जाने की बात और आरक्षण को खत्म किए जाने की बात को जनता के बीच में बड़े स्तर पर रखा है, उस बात का जवाब भी पार्टी का जो है वो जन जन तक की सभी सीटों पर पहुंचे, इस चीज को भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। साथ ही साथ इस बैठक में बाढ़ को लेकर और विकास योजनाओं को लेकर भी साफ तौर पर बड़े स्तर पर चर्चा हुई, लेकिन उसके अलावा उपचुनावों को लेकर बड़े स्तर पर इस बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि इस बैठक में कोई भी संगठन से जुड़ा हुआ पदाधिकारी इसमें मौजूद नहीं था। जितने भी प्रभारी मंत्री थे उपचुनावों के जो सीटों के बनाए गए वो इसमें मौजूद थे और सभी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी और जिस पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जिन जिन लोगों को जिले का प्रभार दिया गया है, विधानसभा सीटों का प्रभार दिया गया है, वो लगातार अपनी विधानसभा सीट पर कैंप करते रहें और लगातार जनसंपर्क करते रहें। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उस पर भी चर्चा हुई, बाकी अपने मंत्रिमंडल की बैठक, चुनाव की भी चर्चा हुई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बैठक हुई। ये बैठक बेहद खास मानी जा रही थी, जिसमें तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब आगे आने वाले समय में उपचुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, उसको लेकर भी यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाकायदा एक सीट पर 2-2 कैबिनेट मंत्रियों की जो जिम्मेदारी है वो यहां पर सौंप दी गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीतेगी, इस चीज का आश्वासन और इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस फिलहाल बीजेपी में नजर आ रहा है। और यही इसी के चलते, इसी लिहाज से ये माना जा रहा है कि बैठक बेहद कई मायनों में रही है और बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है, जिसमें आने वाले समय के लिए भी रूपरेखा तैयार की गई। उस पर भी चर्चा हुई, बाकी अपने मंत्रिमंडल की बैठक, चुनाव की भी चर्चा हुई। उस पर भी चर्चा हुई, बाकी अपने मंत्रिमंडल की बैठक, चुनाव की भी चर्चा हुई। उस पर भी चर्चा हुई, बाकी अपने मंत्रिमंडल की बैठक, चुनाव की भी चर्चा हुई। उस पर भी चर्चा हुई, बाकी अपने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजधानी लखनऊ से विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से समीक्षा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। विक्रम, सबसे पहले रुख आपका, चूंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बैठक रही, इस बैठक में क्या खास रहा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और खासतौर पर उपचुनाव को लेकर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उपचुनावों के लिए, उपचुनाव में समीक्षा करने के लिए, जिले में जाकर पूरी तरीके से चेक करने के लिए कि स्थितियां क्या हैं, उन सभी को इस बैठक में बुलाया गया था, जिसमें कि जो 10 सीटें हैं, जिसमें कि अनिल कुमार, धर्मपाल सिंह, सुनील शर्मा, जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, सुरेश खन्ना, राकेश सचान, सूर्य प्रताप शाही, कई कैबिनेट मंत्री और लगभग 20 से ज्यादा राज्य मंत्रियों को ये जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन सभी को आज इस बैठक में बुलाया गया था और बैठक में पूरी तरीके से फीडबैक लिया गया है कि क्या समीकरण अभी सीटों पर बन रहे हैं।
क्योंकि देखिए साफ तौर पर है कि 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी, तो उस समय भी इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी इनमें 5 सीटें जीत चुकी थी। उन पर जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी। 1 सीट आरएलडी जीती थी और 1 सीट निषाद पार्टी जीती। तो ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि इन 10 सीटों पर बड़े स्तर पर जीत हासिल हो सके। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी प्रभारी बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से सीटों पर जाएं, जिलों में जाएं, विधानसभा सीट की जनता के बीच में जाएं और वहां पर टटोलने का ये प्रयास करें कि किस प्रत्याशी की जो स्थिति है वो मजबूत है और किसी भी सिफारिश करने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी। बैठक में उपचुनाव में ये भी तय किया गया कि जातिगत समीकरण क्या है। जातिगत समीकरणों को लेकर भी पूरी तरीके से चर्चा की गई कि जातिगत समीकरण क्या बन रहे हैं और वहां पर किन किन मुद्दों पर भी बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ विपक्षी दल के प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है कि उसी के आधार पर इस चीज को चेक किया जाएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा और वहीं पर पीडीए का इस के अलग अलग क्षेत्रों में कितना असर पड़ रहा है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये रही कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को, जो प्रभारी के हैं, उनको निर्देशित किया है कि सभी लोग 2-2 दिन विश्राम करें, विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जाएं और लगातार वहां पर रिव्यू लें। और सबसे बड़ी बात कि बूथ स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई हैं उनके साथ ग्रुप बैठक भी करें। तो ओवरऑल कहा जाए कि एक फीडबैक पूरी तरीके से आज मुख्यमंत्री ने लिया है और आगे किस बिल्कुल फीडबैक और आगे आने वाले समय के लिए रणनीति जो तैयार है वो इस बैठक के जरिए भी करने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई। समीक्षा आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए राजधानी लखनऊ में तो पूरी तरह से सियासी पारा चरम पर पहुंचा हुआ है, अगर दिल्ली का जिक्र किया जाए तो किस तरह की तस्वीरें और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सियासत को लेकर क्या जानकारी अब तक सामने आ पा रही है? देखिए, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सियासी गलियारों में पूरी तरह से सरगर्मी छाई हुई है और ये सरगर्मी छाई है केशव प्रसाद मौर्य के कल दिल्ली आने की वजह से, जब उन्होंने जेपी नड्डा के साथ 1 घंटे तक मुलाकात की। और ये मुलाकातों का सिलसिला ऐसा चला कि रात को 10 साढ़े 10 बजे यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो इससे निकाला जा रहा है, इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूपी में कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर, जो कि अब एक्स है, अकाउंट पर पोस्ट किया कि सरकार जो है वो कभी भी संगठन से बड़ी नहीं होती है और फिर उसको डिलीट भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ और उनके बीच के समीकरण को साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कुछ तनातनी इस वक्त जरूर है, क्योंकि जब कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ एक मीटिंग कर रहे थे उस दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया था कि संगठन बड़ा होता है, सरकार बड़ी नहीं होती है और मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं। उप मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने खुद को आम कार्यकर्ता बोला। तो तभी से अंदाजा ये था कि यूपी में बीजेपी में सब कुछ सही तो नहीं है। और जब इस तरह से जेपी नड्डा से अचानक मुलाकात करने वो आए, 1 घंटे तक बंद कमरे में बीजेपी मुख्यालय में ये पूरी बातचीत हुई, मुलाकात का दौर चला, तो कयास यही है कि कुछ ना कुछ बड़े बदलावों की तैयारी जरूर है। कहा यह जा रहा है कि यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, 10 होने वाले हैं, 10 सीटों को लेकर के उनके बारे में चर्चा की गई। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं लैक डाउन हुई, उस चीज का जिक्र किया गया। लेकिन जिक्र सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ बातचीत हुई है जिस पर देर सवेर पर्दा उस पर से जरूर उठेगा। बिल्कुल। और विक्रम, चूंकि देखिए दिल्ली में भी पूरी तरह से जो सियासत है वो उफान पर देखने को मिल पा रही है, लेकिन जिस तरह की सुगबुगाहट है, जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म है, उससे क्या लग रहा है कि क्या किसी भी तरह का असर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सियासत में देखने को मिल पाएगा? देखिए साफ तौर पर है, और सुगबुगाहट क्या, बिल्कुल साफ तौर पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ रही हैं। इंतजार अभी तक जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह है कि उपचुनाव का सिर्फ इंतजार है और इंतजार के बाद बड़े स्तर पर बदलाव देखे जा सकते हैं। और खास तौर पर संगठनात्मक स्तर पर सरकार को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, मेरे सूत्र साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि सरकार को लेकर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। जितने भी बदलाव होंगे वो संगठन स्तर पर बदलाव किए जाएंगे और संगठनात्मक स्तर पर लोगों को अलग अलग तरीके की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
और सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में कहें या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात की जाए, हर 2.5 से 3 साल के बीच में पार्टी के चुनाव होते हैं, संविधान के तहत चुनाव होते हैं और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो साफ तौर पर है कि केशव प्रसाद मौर्य को इस समय अगर संगठनात्मक स्तर पर मजबूती बड़े स्तर पर दी जा रही है तो साफ तौर पर उनको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई भी बदलाव नहीं होने हैं। बिल्कुल, और देखिए आने वाले समय में 10 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिसमें उपचुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर वो बेहद खास हो जाती है। उसको लेकर लगातार जीत का मूल मंत्र यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए दिया भी जा रहा है। समीक्षा चूंकि देखिए अगर दिल्ली का एक बार फिर से जिक्र किया जाए, जब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और 1 घंटे से ज्यादा की जो मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई, कई तरह की बयानबाजी का दौर इस दौरान खुद विपक्षी खेमे में देखने को मिल पा रहा था। जो हलचल की तस्वीरें थी वो देखने को मिल पाई। अगर संगठन के स्तर पर कोई बदलाव होता है तो क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले समय में जो 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं उसमें एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए अभी जो है यूपी में बीजेपी में संगठन वर्सेस सरकार की लड़ाई देखने को मिल रही है। अब हालांकि अक्टूबर में या उससे पहले ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में करवा दिए जाएंगे। अगर देखिए संगठन में कुछ बदलाव होता है, क्योंकि जब यूपी में बीजेपी को हार मिली या उतनी ज्यादा अनुमानित सीटें नहीं आ पाई जैसा ये नारा लगा रहे थे कि 400 पार, और यूपी में तो बीजेपी आधी सीटें भी नहीं जीत पाई, तो उसके बाद लगातार बैठकें की गई, जवाब तलब किए गए कि ऐसा क्यों हुआ तमाम तैयारियों के बाद। तो अब ऐसे में जब ये 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, अगर संगठन में बदलाव होता है तो हो सकता है कि अगर कोई एक ऐसा नेता हो जो एकदम जमीन से जुड़ा हो, जनता उसको पसंद करती हो, जनता उनकी बातें सुनती हो, तो जरूर इन सीटों में भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब बाइपोल इलेक्शन हुए 7 राज्यों में, तब बीजेपी को महज 2 सीटें उनके हाथ लगी। अब और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जुलाई के अंत में एक बड़ी बैठक की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई दिग्गज लोग उसमें मौजूद रहेंगे। राज्य के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव आ जाएंगे, तो सबकी रणनीति जो है अभी से तैयार करके चलनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ऐसे में अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह का बदलाव है उस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है। और विक्रम, एक बार फिर से रुख आपका, क्योंकि देखिए सत्ता और संगठन में अगर आने वाले समय में चाहे कुछ भी बदलाव हो वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच ये हर किसी को मालूम है कि सत्ता और संगठन के बीच में जो तनातनी की जो स्थिति है वो देखने को मिल पा रही है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य के बयान का जिक्र किया जाए या तमाम विधायक जनप्रतिनिधियों का बयानों का जिक्र किया जाए, इस बीच जिस तरह से अंतर्कलह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पा रही है, क्या उससे 10 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उससे पहले इसे शांत कर लिया जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को एक बड़ा घाटा हो। लौटूंगी मैं आपके पास, संजय निषाद इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। सीटें दी जाए ताकि जो, क्योंकि अभी आपने 2024 लोकसभा में भी कहा था कि जो आपके समाज के लोग हैं उनकी मांग है कि आपके लोगों को उसमें। देखिए लोकसभा तो आपने देख लिया सब कुछ कि भाई ज़्यादा सीटें लूज हो गई, तो अब ज़्यादा सीटें लूज हो गई तो आज के दिन में परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। अब परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का सम्मान करना, और उनका रहा कि जो भी सहयोगी दल जहाँ लड़ा हो उसके हिसाब से। और मैं रिजल्ट देने वाला लीडर हूँ और रिजल्ट देने वाली पार्टी है। हमने 11 सीट हारी हुई ली थी 15 में 2022 में, और 9 जीत कर दिया था, और भी 3 सीट जो हारे है 2-3 हज़ार वोटों से 4 हज़ार। तो आज के दिन में हम बेहतर परिणाम दिए हैं। उसमें आपने देखा होगा कि मझवा जीता था और कटेरी हार गए थे, फिर जीतेंगे हम लोग एनडीए के घटक के रूप में हम लोग थे। तो घटक के रूप में क्या इसमें कुछ सीटें हैं 1, 2, 3 आपने एक बार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सीट्स की मेरी बात सुनो, बताई थी। मुख्यमंत्री के पास हम लोग सीट नहीं जीत के लिए काम करते हैं, और जब संगठन की बैठक होती है माननीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के साथ जब कार्यालय पर, तो वहाँ तय हो जाता है कि कौन लड़ेगा। तो हम लोग तालमेल मिलकर अच्छे प्रत्याशी लड़ाते हैं, वो जीत के लिए पता है। अभी एक सवाल ये है कि दोनों डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया कि संगठन सरकार के ऊपर है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में प्रदेश सरकार में। अब उसके बारे में तो उन्हीं से पूछा जाए तो बेहतर कि इन परिस्थितियों में उन्होंने लिखा है, लेकिन आज के दिन हम लोग
थे। ऐसे में सीधे तौर पर उनका कहना है कि चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक के जरिए संगठन सर्वोपरि है, इस चीज का जिक्र किया हो, लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है उसके बारे में वो ही बखूबी यहाँ पर बता सकते हैं। एक बार फिर से विक्रम, मैं आपका रुख करते हुए, विक्रम, चूंकि देखिए आने वाले समय में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और उन चुनावों पर फूंक फूंक कर कदम इस वक्त बीजेपी रख रही है ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही या कोई चूक जो लोकसभा चुनाव में एक भारी नुकसान देखने को मिल पाया वो विधानसभा उपचुनाव में देखने को ना मिल पाए। लेकिन जिस तरह से अंतर्कलह की स्थिति लगातार बीजेपी के खेमे से बाहर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे एक बड़ा जो वोट बैंक है उस पर घाटा देखने को मिल पाए बीजेपी का। देखिए, और शायद यही कारण भी है कि इतनी जल्दी राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो एक्टिव होकर उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक इस ढांचे को सुधारने के लिए लगातार इंटरफेयर कर भी रहा है। यही कारण है कि पूरी तरीके से कि संदेश एकजुटता का जाए, इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाकर समझाया गया कि इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। क्योंकि देखिए, संगठनात्मक स्तर पर जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी कही जाती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद लगातार जिस तरीके से चाहे विधायक हो, चाहे एमएलसी हो या नेता हो, उनके जो बयान देने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए गले की हड्डी बन सकती है और उस चीज को उपचुनाव में किसी तरीके का डेंट ना दे पाए, उसीलिए पार्टी और खासतौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से पहले से एक्टिव हो गया है। और यही कारण है कि तुरंत यहां पर 2 दिन पहले जिस तरीके से अभी कल बैठक हुई, जैसे जेपी नड्डा ने जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को कल दिल्ली बुलाया और उससे 2 दिन पहले ही यहां पर कार्य समिति की बैठक हुई थी, कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य दोनों मौजूद थे। कुछ ज्यादा इतनी महत्वपूर्ण बात होती तो वो डिस्कशन यहीं पर हो सकता था, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर जिस तरीके से संदेश केशव प्रसाद मौर्य ने दिया कि सरकार से बड़ी संगठन होती है, तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जो एक पैरेलल व्यवस्था हमेशा से उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सरकार साथ में लेकर चलती है, उसमें कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिला और ये तकरार जग जाहिर ना हो, इसलिए अब बीजेपी अपने स्तर से राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये प्रयास कर रहा है कि ये चीजों को पूरी तरीके से इनका पटाक्षेप कराया जाए। क्योंकि देखिए, बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है और मुद्दे के आधार पर अखिलेश यादव ने भी ये बयान बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सियासत पर फिलहाल हर किसी की नजर टिकी हुई है। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से एक बड़ा पलटवार या फेरबदल देखने को मिल पाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।